Hey guys, this is Bharat. Welcome to my channel Dream and Achieve. Here I'm going to start a wonderful lecture series on Indian polity for all the government exams, especially UPSC and PSC. So I hope that my lecture series will be very helpful for all the students who are preparing for the exams and also for the purpose of GK and current affairs. Please keep studying and enjoy the lectures. Hope they help you to achieve all your goals and succeed in life. Do not forget to please subscribe my channel and please like and share with as many people as possible. आज जो हम इंडियन पॉलिटी की लेक्चर सीरीज की हम बात कर रहे थे, आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे दैट विल बी एंटी डिफेक्शन लॉ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज करंट सिनेरियो में आज जो हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है ये। आपने अभी देखा कि किस प्रकार आजकल सरकारों को पलटने की एक ट्रेंड चला हुआ है। अभी एमपी में सरकार में गड़बड़ी करने की कोशिश की गई थी रिसेंटली। राजस्थान में कुछ पॉलिटिक्स हुआ और गवर्नमेंट को उल्टा पुल्टा होने की मामला हुआ। और महाराष्ट्र में भी कुछ गड़बड़ियां हुई। कर्नाटका में बहुत सारे स्टेट्स में जो रूलिंग पार्टी है वहां पे वो अपने पैसे के इन्फ्लुएंस के पावर के माध्यम से एमएलएस को खरीद बेच के हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए अपने जो करंट गवर्नमेंट है जो स्टेट में उसको चेंज करने की कोशिश कर रही है। और समय समय पे मुझे लगता है कि आपने न्यूज़ फॉलो किया होगा तो आपको इसके बारे में अपडेट्स जरूर मिले होंगे। और अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ मैं कहूँगा दोस्तों अपने करंट अफेयर्स को जाके इम्प्रूव करें। एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए थी इन द रिसेंट टाइम्स। तो एंटी डिफेक्शन का सबसे पहले बेसिकली कॉन्सेप्ट आया कहाँ से दोस्तों, पहले मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ। सिंपल सी बात है दोस्तों कि जब एक पर्टिकुलर एमएलए या एमपी किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होकर पावर में जाता है तो वो लड़ता है किसी पार्टी के टिकट के थ्रू। हालांकि इंडिपेंडेंट भी खड़ा हो सकता है, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी एक पार्टी है जिसने एक अपने कैंडिडेट को खड़ा किया और टिकट के थ्रू वो जीता। तो अचानक से क्या होगा कि मान लीजिए जैसे ही वो जीत गया, अचानक से सामने वाले पार्टी ने अपनी गेम खेल दी और उस एमएलए को पैसा वैसा खिला के या एमपी को पैसा वैसा खिला के अपनी पार्टी में शिफ्ट करवा लिया। अपनी पार्टी में अगर उसने शिफ्ट करवा लिया तो ऑब्वियसली अब वो एमपी पुरानी पार्टी का ना होके नई पार्टी का हो गया। तो ऑब्वियसली जो नंबर्स है पार्टी के जो नंबर ऑफ विनिंग सीट्स हैं इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और द पार्लियामेंट विल चेंज। सो अगर वो चेंज हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली पार्टी इन पावर विल आल्सो चेंज, क्योंकि भाई ऑब्वियसली मेजॉरिटी वोट जिसको मिलेंगे वो पार्टी डेफिनेटली पावर में आएगी। तो ऐसे तो ये होता है, ऐसे तो दोस्तों हमारी पूरी डेमोक्रेसी का एसेंस खत्म हो जाएगा। पूरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस की धज्जियां उड़ जाएंगी, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड दी क्या कहते हैं विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ पावर और मनी। जो सही कैंडिडेट है, जो विलिंग जो एक्चुअली में वर्दी कैंडिडेट है उसको जो है जीतना चाहिए। सो इसीलिए जो लेजिस्लेचर्स है, लॉ मेकर्स है, उन्होंने ये बहुत बड़ा लूपहोल देखा कि भाई समय समय पे ऐसा होने लग गया कि पार्टी इन पावर अपने पैसे और मनी के इन्फ्लुएंस के थ्रू एमएलएस को एमपीस को खरीद खरीद के या पैसे खिला के वो अपनी पार्टी में इधर उधर जो है शिफ्ट करवा रही थी, जिससे नंबर गेम पूरा का पूरा चेंज हो रहा था। और नंबर गेम चेंज होने से पार्टी इन पावर भी चेंज हो जाती थी। इसलिए इट इज़ अ वेरी अनफेयर एंड वेरी अनडेमोक्रेटिक काइंड ऑफ अ थिंग जो हमारे देश में हो रहा था। सो इसीलिए इस जरूरत को देखते हुए लेजिस्लेटर ने 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएस का प्रोविजन दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो डिफेक्शन का जो अगर डेफिनेशन कोई आपसे पूछे डिफेक्शन का मतलब क्या है, तो डिफेक्शन का मतलब होता है किसी भी एक एमएलए या एमपी का एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन करना। डिफेक्शन का हमेशा मीनिंग ये नहीं होता है कि इट इज रॉन्ग, बिकॉज कभी कभी रीजंस जेन्युइन भी हो सकते हैं। डेफिनेटली हो सकता है कि भाई किसी एमएलए एमपी को लगे कि भैया पहले मैं इस पार्टी की आइडियोलॉजी से अग्री करता था, इस पार्टी की वर्किंग स्टाइल मेरे थॉट प्रोसेस से मैच करता था, तो ऑब्वियसली मैं उस पार्टी में था। बट कल के दिन हो सकता है दूसरी पार्टी अगर आ जाए तो उसके पास पूरा फ्रीडम भी कहीं ना कहीं होना चाहिए कि वो अपने विश के अकॉर्डिंग पार्टी को चेंज कर सके। बट ऑब्वियसली so there has to be a balance, there has to strike a balance between the individual freedom's will and the politics that is played by the powerful or the ruling party to interfere with the elections by the influence of money and power.
इसीलिए 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पूरा का पूरा लाया गया, जिसमें इंपॉर्टेंट सबसे बात है पूरा का पूरा नया शेड्यूल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ बाय द नेम ऑफ द 10th शेड्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर कोई आपसे पूछे कि 10th शेड्यूल क्या है, तो 10th शेड्यूल डील्स विद लॉज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन। पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स क्या है, एक समरी वीडियो में मैं आपसे डिटेल में डिस्कस जरूर करूंगा एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज, बट आपको सारे के सारे शेड्यूल्स याद होने चाहिए। जैसे कि आपको याद होगा द 5th एंड 6th शेड्यूल। 5th and 6th schedule. What is 5th schedule? 5th schedule is related to provisions related to the scheduled castes and scheduled tribes, except the states of Northeast. What is 6th schedule? 6th schedule relates to the provisions of the states of the Northeast, which is Assam, Tripura, Meghalaya and Mizoram. तो ये सारी चीजें आपको प्लीज याद होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए, राइट? ओके, देन there was also the 91st Amendment Act of 2003, जिसने एक एक्सेप्शन प्रोविजन दिया कि डिफेक्शन का डिस्क्वालिफिकेशन तब अप्लाई नहीं होगा इफ देयर इज अ स्प्लिट इन द पार्टी। उसके एग्जैक्ट प्रोविजंस क्या हैं आगे बहुत डिटेल में देखेंगे। यानी कि अगर पार्टी ही स्प्लिट हो गई, यानी कि पार्टी दो भागों में बट गई, ऑब्वियसली एमपीज और एमएलएस को चुनना पड़ेगा कि किसी एक साइड में हम जाएं, तो उस समय पे ऑब्वियसली डिफेक्शन के जो रूल्स हैं, जो कानून है, वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसीलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और करंट सिनेरियो से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है, और आप जरूर इससे रिलेट कर पाएंगे कि कैसे एंटी डिफेक्शन लॉज को हम करंटली जो गवर्नमेंट पलटाने की साजिशें चल रही हैं उससे कैसे हम रिलेट कर पाते हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप जरूर बताइएगा भी कि कहाँ पे और कैसे इसका यूज़ किया गया है, इसके मतलब लूपहोल्स का यूज़ किया गया है। चलिए अब हम प्रोविजंस देखते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ कहता क्या है। पहला प्रोविजन, अ मेंबर ऑफ हाउस बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी बिकम्स डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द हाउस। यानी कि एक मेंबर जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है फ्रॉम मेंबरशिप इन द फॉलोइंग कंडीशंस। कब कब? पहला, इफ यू वॉलंटरली गिव अप मेंबरशिप ऑफ सच पॉलिटिकल पार्टी। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अगर एमपी या एमएलए ने अपनी पार्टी की मेंबरशिप को खुद स्वेच्छा से त्याग दिया, ऑटोमेटिकली वो मेंबर ऑफ हाउस भी बनने से सीज हो जाता है, क्योंकि वो जो इलेक्शन लड़के जीता था वो उस पार्टी के थ्रू जीता था, पर्सनल लेवल पे नहीं जीता था। तो आपने अगर पार्टी की सदस्यता को त्याग दिया तो इसका मतलब आपने हाउस की सीट को भी त्याग दिया, क्योंकि सीट आपके पार्टी के थ्रू आपको मिली थी। दूसरा पॉइंट, इफ ही वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग इन सच हाउस कॉन्ट्ररी टू एनी डायरेक्शन इशूड बाय पॉलिटिकल पार्टी विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन ऑफ सच पार्टी, प्लस एक्ट हैज नॉट बीन कंडोन्ड बाय द पार्टी विद इन 15 डेज। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई अब आपने मान लीजिए एक पार्टी के थ्रू टिकट जीत के आपने इलेक्शन को जीता, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो चाहे पार्लियामेंट हो। अब वहां पे लेकिन एक बार इलेक्शन आपने जीत लिया, अब जो आप अपने हरकतें कर रहे हो, काम कर रहे हो, वो पार्टी के विरुद्ध है। यानी कि पार्टी के जो सभी मेंबर्स हैं वो एक पर्टिकुलर मोशन के फेवर में वोट कर रहे हैं, लेकिन आप जो है उसके खिलाफ खड़े हो गए। आपने बोला नहीं भैया, मैं इस पार्टी आइडियोलॉजी से मैं मैच नहीं खाता हूँ, मैं जो है अपना अलग वोट देता हूँ, या मैं अपना जो है वैलिड ओपिनियन देता हूँ। भाई ऑब्वियसली अगर आपने पार्टी के थ्रू इलेक्शन का टिकट जीता है, मतलब आप पार्टी के आइडियोलॉजी से सहमत है, तभी तो आपने जीता है। तो ऑटोमेटिकली पार्टी के जो डायरेक्शंस होंगे, पार्टी के जो आइडियोलॉजीज है, जो फिलोसफीज है, जो वर्किंग स्टाइल है, उसके ही तरीकों के साथ आपको चलना पड़ेगा। अगर आपने वोट करते टाइम उसके आपके विरुद्ध आपने दिखाया अपनी स्टैंडिंग, तो आपको मेंबरशिप त्यागनी पड़ेगी हाउस की, राइट? 15 दिन का हालांकि टाइम दिया जाता है पार्टी को, मतलब उसको मौका दिया जाता है कि पार्टी को 15 दिन के अंदर वो अपने मोशन को चेंज भी कर सकता है, आइडिया को। तो तुरंत ही डिस्क्वालीफाई नहीं करते, 15 दिन के अंदर का टाइम उनको दिया जाता है। तीसरा, एन इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ हाउस बिकम्स डिस्क्वालीफाइड टू रिमेन अ मेंबर ऑफ हाउस इफ ही जॉइन एनी पार्टी का पार्टी आफ्टर सच इलेक्शन। जस्ट ऑपोजिट भी ट्रू है दोस्तों, कि मान लीजिए एक इंडिपेंडेंट मेंबर है जो अपने खुद के दम पे लड़ के इलेक्शन, बिना किसी पार्टी के खुद के अकेले इलेक्शन लड़ के एमपी या एमएलए बना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई वो अपने खुद के काबिलियत की वजह से बना है, किसी पार्टी की वजह से नहीं। कल के दिन अगर वो अचानक से किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है आफ्टर विनिंग द सीट, तो भी उसकी हाउस की मेंबरशिप चली जाएगी, बिकॉज उसने उस पार्टी के मेंबरशिप के थ्रू नहीं जीता, उसने अकेले अपने दम पे जीता है। Next provision, nominated member becomes disqualified for being member of house if he joins an political party after expiry of 6 months from date on which he takes his seat. Very important. Simple है दोस्तों कि
नॉमिनेटेड मेंबर जो है दोस्तों, उसको नॉमिनेट किया गया है बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर एज द केस में भी। तो वो बंदा ऑब्वियसली किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू इलेक्शन लड़के जीता तो है नहीं। तो अगर ऐसा बंदा 6 महीनों के बाद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे बंदे का जो मेंबरशिप है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। 6 महीने का इंटरिम पीरियड इसलिए दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि क्योंकि उनको अलाउ किया जाता है कि 6 महीनों के टाइम तक आप देख लो, अगर आप किसी पार्टी आइडियोलॉजी से अगर आपके विचारधारा मेल खाती है, तो आप उस पार्टी में पहले ज्वाइन कर लो। उसके बाद ज्वाइन करने के बाद हम आपको नॉमिनेट कर देंगे, तो तब आप फिर उस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बन जाओगे। तो 6 महीने के टाइम के अंदर जो है चलता है। लेकिन 6 महीने हो गए का मतलब ये हुआ कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं किसी पार्टी से सहमत नहीं हूँ, किसी पार्टी की आइडियोलॉजी को फेवर नहीं करता हूँ, मैं अकेला अपने टैलेंट के दम पे नॉमिनेट हुआ हूँ। और अगर आप 6 महीने तक आपने कुछ नहीं कहा है, तो अब इसका मतलब आप किसी पार्टी की तरफ आपका इंक्लिनेशन नहीं है। तो अब आप दोबारा किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, करोगे तो आपकी मेंबरशिप चली जाएगी। ठीक, ये दो है 4 प्रोविजंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे, बहुत इजी भी है, मुझे उम्मीद है कि आपको याद रहेंगे। ऐसे ही कुछ केसेस ऐसे हैं दोस्तों जहां पे ये अप्लाई नहीं होता है एंटी डिफेक्शन लॉ। कहाँ नहीं अप्लाई होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। इफ अ मेंबर गोज आउट ऑफ द पार्टी एज अ रिजल्ट ऑफ अ मर्जर ऑफ अ पार्टी विद अनदर पार्टी, मर्जर टेक्स प्लेस व्हेन 2/3 ऑफ द मेंबर्स हैव अग्रीड टू सच मर्जर। सिंपल दोस्तों, एक पॉलिटिकल पार्टी अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से मर्ज कर जाती है, तो ऐसे केस में ऑब्वियसली एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होता। और मर्ज वो कब करेगी, जब दोनों ही पार्टी के एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स क्या हो, सहमत हो। 2/3 मेंबर्स दोनों पार्टी के अगर सहमत होते हैं, या फिर एक पार्टी के सहमत होते हैं कि हम दूसरी पार्टी में मर्ज करना चाहते हैं, तो उस केस में मर्जर हो सकता है। और यदि मर्जर होता है तो फिर लोगों को एंटी डिफेक्शन लॉ के बेसिस पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। If a member after being elected as a presiding officer of the house voluntarily gives up membership of his party, rejoins it after he ceases to hold that office. सिंपल, कि अगर एक मान लीजिए मेंबर है, उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना दिया गया, यानी कि स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा, एंड देन ही वॉलंटरली गिव्स अप मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी एंड देन रीजॉइंस इट आफ्टर ही सीजेस टू होल्ड दैट ऑफिस। मतलब सिंपल से दोस्तों कि एक आदमी था जिसको इलेक्ट कर दिया गया एक पार्टी के थ्रू, और फिर इलेक्ट होने के बाद उसको स्पीकर या चेयरमैन बना दिया गया। जैसे ही स्पीकर या चेयरमैन बना दिया गया, तो अब उसने क्या किया, अपने पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ दिया ड्यू टू वॉट एवर रीजन। और उसके बाद जब उसने अपनी स्पीकर की पोस्ट से वो हटा, तब वो अगर पार्टी को दोबारा ज्वाइन कर लेता है, तो ही डज नॉट सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि एंटी डिफे आप सोच सकते हैं कि भैया अरे यार ये तो पार्टी का मेंबर था, अब भाई उसने पार्टी की सदस्यता त्याग दी स्पीकर बने हुए भी, तो भैया ये तो है तो अल्टीमेटली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही। स्पीकर या चेयरमैन भी क्या होते हैं, दे आर फाइनली तो होते तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही है। तो अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में होते हुए उसने पार्टी की सदस्यता त्याग दी, तो पुराने प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो है उसको क्या हो जाना चाहिए था, डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए था। लेकिन स्पीकर के केस में या फिर चेयरमैन के केस में, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के केस में प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहे तो अपनी पार्टी की मेंबरशिप को वॉलंटरली गिव अप कर सकता है, फिर भी बिना डिस्क्वालीफाई हुए वो एमपी की तरह रह सकता है, उसकी पोस्ट खारिज नहीं होगी। बट बशर्ते उसको अपनी स्पीकर या चेयरमैन की पोस्ट को छोड़ने के बाद वापस उस पार्टी में आना पड़ेगा, तब तब जाके। तो ये कुछ प्रोविजन है दोस्तों, बड़े सिंपल से थे, बट दे हैव वेरी फार फेचिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन आवर कंट्री। ठीक, any question regarding disqualification arising out of defection is to be decided by presiding officer of the house। सबसे important point ये है दोस्तों कि डिफेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी मैटर्स होंगे कि कोई एक पर्टिकुलर एमएलए एमपी को डिफेक्शन के ग्राउंड्स पे डिस्क्वालीफाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कौन डिसाइड करेगा? जी हाँ दोस्तों, प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेगा। इसको बिल्कुल दिमाग में याद रखिए, कोर्ट नहीं करेगा। बहुत से लोग सोच सकते हैं कि भैया कोर्ट करेगा, लेकिन कोर्ट नहीं करेगा। कौन करेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। Originally, Act provided that the decision of presiding officer is final and can't be questioned in any court, but in Kyoto Holohan case, Supreme Court declared the provision unconstitutional। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है, बार बार बहुत सारे लेक्चर डिस्कस किए, जहां भी जुडिशरी को ऐसा लगता है कि उसकी पावर्स पे थोड़ा बहुत पार्लियामेंट जो है उंगली करने की कोशिश कर रहा है, तो जुडिशरी तुरंत जो है अपनी हरकत में आ जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भैया सारे के सारे पावर्स तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हाथ में दे दिए हैं इफेक्शन के ग्राउंड से डील करने के,
तो उसने क्या किया कि होतो होलोहान केस हुआ था 1993 का, उसमें उसने इस प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन वैसे तो फाइनल होता है, लेकिन अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। अगर मान लीजिए डिफेक्शन के लिए किसी एमपी एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया गया, तो उसकी वैलिडिटी पहले कौन चेक करेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही चेक करेगा। बट उसके बाद भी अगर कोई डिस्प्यूट होती है, किसी पार्टी को कोई प्रॉब्लम है, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील जो है जा सकती है। कि हो तो होलोहान केस 1993 का था, उसमें ये चीज डिसीजन सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, बाद में इस प्रोविजन को लाया गया। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिए। और जितने भी केसेस मैं बोलते जाता हूँ दोस्तों, उन सभी केसेस के जो बहुत मेरे दोस्त एंथुसियास्ट हैं, वो लोग जा करके उन केसेस की डिटेल्स नेट पे या बुक से पढ़ सकते हैं। बट मैं ऑब्वियसली इतना नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज अगर डिटेल में मैं घुस जाऊंगा तो ऑब्वियसली लेक्चर जो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हम अपने ओरिजिनल टॉपिक से भटक जाएंगे। The presiding officer is empowered to make rules to give effect to provision of the 10th schedule. Obviously 10th schedule से related provisions को enforce करने के लिए rules कौन बनाता है? Presiding officer के पास again power दी गई है। All such rules must be placed before the house for 30 days. House में approve, modify, disapprove them. ठीक, तो 30 दिन के टाइम पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर रूल्स बना देगा, फिर 30 दिन के टाइम के अंदर उसको हाउस के सामने फ्लोर पे रखा जाएगा, फिर उस पर वोटिंग होगी और हाउस जो है उसमें उसको या तो पास कर सकता है या फिर चेंजेस भी कर सकता है या फिर डिसअप्रूव कर सकता है, जैसी उसकी इच्छा है कर सकता है। एनी विलफुल कॉन्ट्रवेंशन बाय एनी मेंबर ऑफ सच रूल्स माइट बी डेल्ट विद सम मैनर एज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस। अगर कोई भी आदमी इन रूल्स के खिलाफ काम करता है या जाता है, तो ऑब्वियसली उसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ हाउस की तरह ट्रीट किया जाएगा। He can take a case only when he receives a complaint from member of house. He must give the member a chance to submit his explanation. ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर सुओ मोटो कार्रवाई नहीं कर सकता। मतलब कि अगर कोई डिफेक्शन के ग्राउंड पे डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर है, तो वो सबसे पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास कंप्लेंट जाएगी किसी मेंबर की, कि भैया यहाँ पे ऐसे गड़बड़ी हुई है, डिस्प्यूट है, हमें सही नहीं लग रहा है, डिफेक्शन के ग्राउंड पे इसको डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए। तब जाके ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा? अपने डिसीजन को सुनाएगा या उसमें मैटर को इंक्वायर करेगा। खुद से अपने मन से जाके वो ये नहीं बोल सकता कि भैया मुझे सही नहीं लग रहा है और मैं डिस्प्यूट जो है मैं इसमें वो इंक्वायरी करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ सही है नहीं, खुद से नहीं कर सकता है। कोई मेंबर है, वो अगर कंप्लेंट करेगा, उसके कंप्लेंट के बेसिस पे फिर वो करेगा और उसे ही मस्ट गिव अ चांस टू द मेंबर फॉर सबमिटिंग एन एक्सप्लेनेशन। अब ऑब्वियसली इस लॉ के दोस्तों एडवांटेजेस क्या है? बहुत सारे फार-फेच्ड एडवांटेजेस दोस्तों। बैकग्राउंड मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपने पावर को ताकि मिसयूज ना करें, पावर एंड मनी को मिसयूज करके अपने नंबर्स को चेंज ना कर पाए, अपने पावर गेम को शिफ्ट ना कर पाए, इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ को लाने की जरूरत जो है पड़ी। और मैं चाहूंगा आपसे कि आप हिस्ट्री पढ़ें थोड़ा सा, और हिस्ट्री पढ़ के मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि पहली बार एंटी डिफेक्शन का केस कहाँ पे स्टार्ट हुआ था और कहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट हमारे देश में ओरिजिनेट हुआ था। So let's see some of the other advantages. पहला है provides for greater stability in body politic by checking propensity of legislators to change parties. Yes, एक पॉइंट तो आता है दोस्तों स्टेबिलिटी का। अगर मान लीजिए जो कैंडिडेट्स हैं इतने ज्यादा अनस्टेबल माइंडसेट के हैं, हमारा मन तो बंदर की तरह होता है, मंकी की तरह, कभी इधर भाग गया कभी उधर भाग गया। अगर मान लीजिए हमने इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा, तो फिर तो कैंडिडेट्स पार्टी इधर से उधर उधर से इधर चेंज करते ही रहेंगे समय समय पे। तो इससे भाई पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी कहाँ से आ पाएगी? हर बार नंबर चेंज हो गए, हर बार नंबर चेंज हो गए, अपना आपस में ही वो लोग आइडियोलॉजीज में ही लड़ते रहेंगे या देश को चलाएंगे? तो कहीं ना कहीं उनको स्टेबिलिटी तो लानी पड़ेगी। इसीलिए ऑब्वियसली स्टेबिलिटी लाने के लिए इस लॉ को लाया गया। दूसरा, फैसिलिटेट्स डेमोक्रेटिक रीअलाइनमेंट ऑफ पार्टीज इन द लेजिस्लेचर बाय द वे ऑफ मर्जर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने बताया था कि मर्जर के केस में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है, इसलिए मर्जर का प्रोविजन ओपन रखा गया है। और मर्जर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर रीअलाइनमेंट ऑफ पार्टीज, पार्टी सही से अलाइन हो सके। और छोटी पार्टी बड़ी में मिल गई, बड़ी पार्टी छोटी स्प्लिट हो गई, तो इसलिए ऑब्वियसली इसको फैसिलिटेट करने के लिए काम में ये लॉ जो है काफी फायदा देगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों, इट रिड्यूसेस करप्शन एट पॉलिटिकल लेवल एज वेल एज नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द इरेगुलर इलेक्शन। सिंपल, ये तो पॉइंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। करप्शन, भ्रष्टाचार, हॉर्स ट्रेडिंग, ब्राइबरी, इस टाइप की जितनी गंदगी
हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो में चल रही है उसको रिड्यूस करने का एक ये अच्छा तरीका है। क्योंकि भैया एमपी एमएलए को आप पैसे दे दे के जब खरीद लोगे, करप्शन आप करोगे, तो फिर ऑब्वियसली पार्टीज आसानी से लोग चेंज करेंगे। सो इस पे प्रिवेंशन करने के लिए ऑब्वियसली इसको लगाया गया है। गिव्स क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन तभी मिलेगा जब लोग अपनी आइडियोलॉजीज को फिक्स और स्टेबल रखेंगे। अगर फिक्स और स्टेबल ही नहीं है, आज मैं एक पार्टी का, कल मैं दूसरी पार्टी का, परसों तीसरी पार्टी का, परसों भैया मैं राइट विंग हो गया, आज मेरा मन कर रहा है मैं लेफ्ट विंग हो गया, कभी मेरा मन कर रहा है मैं सेंटर में घुस गया, तो भैया देर इज फिर उसके बाद तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ही नहीं रहेगा पॉलिटिकल पार्टीज का। क्लियर कट आइडियोलॉजी ही खत्म हो जाएगी। बिकॉज इंसान कहीं ना कहीं दोस्तों हमेशा उसका मन बदलता रहता है ना, तो उस चीज को कहीं ना कहीं रोकथाम लगानी पड़ेगी। इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया। बट जैसा कि कहते हैं दोस्तों, हर चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, ठीक उसी प्रकार एंटी डिफेक्शन लॉ के भी कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं, कुछ इसके भी बातें हैं जो लोगों ने सामने लाई हैं कि इसमें भी गड़बड़ियां हैं जिन पे सोचना चाहिए और विचार करने के योग्य है। पहला, इट डज नॉट मेक डिफरेंशिएशन बिटवीन डिसेंट एंड डिफेक्शन, कर्ब्स द लेजिस्लेशन राइट टू डिसेंट एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। डिसेंट और डिफेक्शन में इसका कहना है कि अंतर होना चाहिए था। डिसेंट का मतलब होता है कि भाई मेरी आज जेन्युइन इच्छा है कि मैं पार्टी को छोड़ दूं। मान लीजिए आज बहुत समय से मैं कांग्रेस में काम कर रहा था, अचानक मुझे ये देखने को मिल गया भैया कांग्रेस की वर्किंग स्टाइल बहुत खराब हो चुका है, कांग्रेस में लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा है, भ्रष्टाचार अति बढ़ गया है, पार्टी इज फेलिंग, और जो उसकी आइडियोलॉजीज थी उससे वो स्टैंड अप नहीं कर पा रही है अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को। तो ऑब्वियसली एज अ जेन्युइन पर्सन मुझे एक अंदर अंदर की अर्ज आएगी कि भाई मैं इस पार्टी को छोड़ के अब दूसरी पार्टी में जाऊं। तो दैट इज माई डिसेंट, वो मेरी इच्छा है, वो मेरा फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उस फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस पे एंटी डिफेक्शन लॉ क्या लगा देता है? रोक लगा देता है। मतलब चाह के भी मैं कांग्रेस को जेन्युइनली छोड़ना चाह रहा हूँ, लेकिन चाह के भी मैं छोड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं छोड़ता हूँ तो दोस्तों अगर मैं जेन्युइनली छोड़ना चाहता हूँ किसी पार्टी को तो मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली एंटी डिफेक्शन लॉ मुझे प्रिवेंट करता है अपने फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस को एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पास हमेशा थ्रेट बना रहेगा कि मैं अगर पार्टी को छोड़ता हूँ तो मुझे अपनी हाउस की मेंबरशिप को त्यागना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों क्रिटिसिज्म ये है कि इट क्लियरली पुट्स बॉसिज्म ऑन अ पेडेस्टल एंड सैंक्शंस टायरनी ऑफ द पार्टी इन द नेम ऑफ पार्टी डिसिप्लिन। अब पॉलिटिकल पार्टीज जो है दोस्तों इसका बहुत ही गलत फायदा उठा सकती हैं। गलत फायदा इसलिए उठा सकती हैं क्योंकि एंटी डिफेक्शन के नाम पे वो कैंडिडेट्स को धमकाना स्टार्ट कर देंगी कि भाई जैसा वो कह रही है वैसा करें। क्योंकि अगर पार्टी से किसी कैंडिडेट को निकाल दिया गया या पार्टी से कोई कैंडिडेट दूसरी पार्टी शिफ्ट हो गया, तो ऑब्वियसली उसे अपनी कैंडिडेचर, अपनी जो सीट है उसको फोरसेक करना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा। तो पार्टी डिसिप्लिन के नाम पे पार्टियां बॉसिज्म अपना दिखा सकती हैं, अपनी टायरनी चला सकती हैं ऑब्वियसली एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है इसका। Then distinction between individual defection and group defection is irrational. It banned only retail defections, legalized wholesale defection. देखिए दोस्तों क्या होता है कि आपको मैंने कुछ समय पहले ही बताया कि मर्जर के केस में एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है कि मेंबर्स जो है डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। मर्जर का क्या मतलब होता है? 2/3 से भी ज्यादा मेंबर्स पार्टी के एक साथ साइन करके कहते हैं कि हम दूसरी पार्टी में मर्ज होना चाहते हैं, उस केस में एंटी डिफेक्शन लॉ उन पे अप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि इसका कोई रैशनैलिटी नहीं दी हुई है कि क्यों आप एक इंडिविजुअल मेंबर को तो आप अलाउ नहीं कर रहे हो, रिटेल यानी कि एक सिंगल इंडिविजुअल मेंबर को तो आप अलाउ कर नहीं रहे हो, लेकिन जब 2/3 मेंबर्स बोल रहे हैं तो आप क्यों उनको अलाउ कर दे रहे हो? वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन में भी कि भैया लोग कह रहे हैं कि ठीक है यार ज्यादा लोग सोच रहे हैं, मतलब डेफिनेटली जेन्युइनली कुछ रीजन होगा तभी वो लोग जाना चाहते हैं। लेकिन अगेन इट इज नॉट अ वैलिड रीजन, बिकॉज मान लीजिए कोई छोटी पार्टी है और छोटी पार्टी में मेंबर्स ही कम है, तो मेंबर्स ही कम है तो उनका 2/3 भी कम होगा, तो कम मेंबर्स को ब्राइब करके दूसरी पार्टी में शामिल करना तो आसान है ना। अब मान लीजिए मेंबर ही 10 मेंबर्स की पार्टी है, और हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए छोटी पार्टी है और छोटी पार्टी को आराम से भाई ब्राइब करके सामने वाले ने बोला अच्छा ठीक है काम करता हूँ, पूरे के पूरे 2/3 मेंबर सबको ब्राइब कर देता हूँ और सबको पैसा खिला के सबको अपनी पार्टी में मर्ज करवा लेता हूँ। तो ऐसा तो हो ही सकता है ना दोस्तों, हालांकि कठिन हो जाता है, लेकिन दुनिया में इम्पॉसिबल तो कोई चीज है नहीं। आफ्टर ऑल पार्टी इन पावर है, उसके पास बहुत पैसा है, बहुत पावर है, तो वो आखिरकार कर तो सकती है। तो दैट इज द होल थिंग। तो आपका जो एंटायर एंटी डिफेक्शन लॉ है उसका तो पर्पज ही डिफीट हो गया ना फिर, अगर पार्टी ऐसा करती है, और ऐसा हो रहा है, ऐसा भी नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ है।
ऐसा एक्चुअली में हो रहा है और ये देखा गया है। तो इसीलिए ये बोल रहा है कि भैया आप रैशनैलिटी बताइए कि आपने 2/3 पे सेट क्यों किया? एक इंडिविजुअल मेंबर पे तो आप स्ट्रेन लगा रहे हो, लेकिन 2/3 मेंबर्स जब जा रहे हैं तब आप कोई कुछ नहीं बोल रहे हो। तो दैट इज वेयर रैशनैलिटी इज समवॉट लैगिंग। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है इसका। देन दोस्तों, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट मेंबर एंड नॉमिनेटेड मेंबर इज इलॉजिकल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट मेंबर यदि पार्टी में बिना पार्टी के इलेक्ट होता है और अगर उसके बाद वो किसी पार्टी की मेंबरशिप को ज्वाइन कर लेता है तो ऑब्वियसली उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के बेसिस पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन लेकिन जो नॉमिनेटेड मेंबर है उसको क्या कर रहे हैं ये लोग, उसको 6 महीने का विंडो दिया गया कि भाई ठीक है यार, आप 6 महीने के अंदर, 6 महीने का जो टाइम है उसके अंदर में आप जो है पार्टी को, दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप 6 महीने के अंदर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हो तो आप एंटी डिफेक्शन के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं होते हो। तो ये क्या लॉजिक हुआ? इंडिपेंडेंट मेंबर को तो आप टाइम दे नहीं रहे हो अपनी आइडियोलॉजी और अपने थॉट्स को आप ऑर्गेनाइज करने का, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर को आप टाइम दे रहे हो भैया अब अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करके किसी पार्टी से मिलना चाहते हो तो मिल जाते। ये टोटली इलॉजिकल है ना भाई। इंडिपेंडेंट मेंबर का अगर मन किया, मान लो मैं किसी पार्टी में जाना चाहता हूँ तो क्या करोगे? उसके पास कोई फ्रीडम नहीं है। लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर के पास भाई 6 महीने का आपने फ्रीडम और टाइम दिया है, तो दिस इज टोटली इलॉजिकल। तो ये क्रिटिसिज्म है। Vesting of decision-making power in the presiding officer is criticized on two grounds. He may not exercise his authority impartiality, and he lacks legal knowledge and experience to adjudicate such cases. सिंपल सी बात है दोस्तों कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसके हाथ में आपने डिसीजन सुनाने की पावर रखी गई है। पहले भी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया लेक्चर में कि एंटी डिफेक्शन रिलेटेड जो भी जजमेंट्स हैं वो कौन सुनाता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर सुनाता है। तो ऑब्वियसली भाई प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसी पार्टी को बिलोंग करता है, तो जब वो किसी पार्टी को बिलोंग करता है तो क्या वो इम्पार्शियल डिसीजन सुना पाएगा? नहीं, वो हमेशा अपनी पार्टी को फेवर करना चाहेगा। वो चाहेगा कि मेरी पार्टी के फेवर में डिसीजन सुनाया जाए, तो वो इम्पार्शियल नहीं हो पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, भैया उसको जज, उसको लॉ का क्या ज्ञान? वो जज तो है नहीं, ना उसकी जुडिशरी की कोई क्वालिफिकेशन है। जब उसकी कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है तो वो कैसे आपका वो कर सकता है, जजमेंट सुना सकता है, किसी भी केस के जजमेंट को कह सकता है कि भैया ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए? बिकॉज उसकी कोई औकात नहीं है, उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, उसकी कोई कह सकते क्वालिफिकेशन ही नहीं है उस चीज को एडजुडिकेट करने की। ठीक, तो ये आपके कुछ क्रिटिसिज्म होगा दोस्तों। नेक्स्ट हम आते हैं 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के कुछ प्रोविजंस जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। कुछ ही समय पहले मैंने आपको बताया था कि 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये कहता है कि अगर पार्टी दो पार्टी में स्प्लिट होती है तो उस केस में एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो मेंबर्स हैं उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। और क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन 91st अमेंडमेंट एक्ट कहता है ये भी हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। पहला जो प्रोविजन ऑब्वियसली कहता है टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ इन लोकसभा, आर्टिकल 75। क्या होता है दोस्तों कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं हमारे कंट्री में, एक वो सब मिनिस्टर्स एक ना एक मिनिस्ट्री को संभालते हैं, बट कहीं ना कहीं वो जितने भी मिनिस्टर हैं उस पर सरकार बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है और एक मिनिस्टर और उसके ऑफिस को चलाना इज एक्सट्रीम रिसोर्स ड्रेनिंग प्रोसेस। अगर मान लीजिए आप मिनिस्टर, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स पे अपर कैप नहीं लगाते तो आफ्टर ऑल हाईएस्ट पोस्ट तो गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर की होती है। फिर तो हर विधायक, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहेगा कि मैं मंत्री बनूं। तो अगर हर आदमी मंत्री बनना चाहेगा तो सरकार के रिसोर्सेज पे बहुत ज्यादा अननेसेसरी प्रेशर पड़ेगा, ड्रेन ड्रेन होंगे रिसोर्सेज, और इतने सारे लोग अपनी पावर्स को बहुत बुरी तरीके से मिसयूज करेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं एक अपर कैप लगाना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसलिए आर्टिकल 75 में क्लॉज ऐड किया गया कि 15% से ज्यादा लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ नहीं रख सकते। सेम चीज रखी गई है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15%। लेकिन स्टेट में एक क्लॉज और ऐड किया गया है कि टोटल स्ट्रेंथ, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग सीएम शैल नॉट बी लेस देन 12, आर्टिकल 164। तो स्टेट में एक और क्लॉज उन्होंने जोड़ा है कि ठीक है 15% से कम तो होगा लेकिन एटलीस्ट 12 मिनिस्टर्स होने कंपलसरी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर, इंक्लूडिंग दी सीएम। इसके अलावा दोस्तों एमपी या एमएलए बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हु इज डिस्क्वालिफाइड ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन शैल आल्सो बी डिस्क्वालिफाइड टू बी अ मिनिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि किसी एमपी या एमएलए को आप डिफेक्शन के ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाई कर देते हो तो फिर फर्दर उसके मिनिस्टर बनने के सारे चांसेस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो डिस्क्वालीफाई हो गया, अब उसको मंत्री के पद का कोई भी हक नहीं बनता है। सो ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी एप्लीकेबल है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी एप्लीकेबल है।
ऑल्सो एमपी एंड एमएलए शैल बी डिस्क्वालीफाइड टू होल्ड एनी रेम्यूनरेटिव पोस्ट। रेम्यूनरेटिव पोस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, नाम से क्लियर समझ में आ रहा है, एनी ऑफिस अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वे सैलरी इज पेड आउट ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। सिंपल है, अगर सरकारी ट्रेजरी या सरकारी खजाने से कोई भी पैसा जा रहा है उस व्यक्ति के तनख्वाह देने में या उस व्यक्ति के ऑफिस को चलाने में, तो इट इज कॉल्ड अ रेम्यूनरेटिव पोस्ट। या फिर दूसरा केस कि एनी ऑफिस अंडर अ बॉडी होली और पार्शली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। अब भाई कोई बॉडी है जिसको गवर्नमेंट ओन करती है या फिर उसके फंड्स गवर्नमेंट के थ्रू जाते हैं, तो ऑब्वियसली उस बॉडी का पैसा भी इनडायरेक्टली कहाँ से आया, गवर्नमेंट का आया, पास आया। तो उसमें यदि आदमी काम कर रहा है तो दैट इज ऑल्सो अ रेम्यूनरेटिव पोस्ट, बिकॉज अल्टीमेटली फाइनली पैसा तो सरकार के ही पास से आ रहा है ना। हो सकता है वो एक पीएसयू हो सकता है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हो सकता है वो पार्शली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो सकता है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि फाइनली तो पैसा कहाँ से आ रहा है, फाइनली पैसा तो गवर्नमेंट से ही आ रहा है। तो गवर्नमेंट से ही अगर पैसा आ रहा है तो डेफिनेटली आपको क्या होगा, इट इज अ रेम्यूनरेटिव पोस्ट। आर्टिकल 361 बी में कहा गया है कि अच्छा एक इंपॉर्टेंट इन्होंने एक्सेप्शन दिया कि अगर कंपेंसेशन के लिए पैसा दे रही है सरकार तो ऑब्वियसली उस केस में रेम्यूनरेटिव पोस्ट नहीं कहा जाएगा, बिकॉज सरकार उसको ओ करती है और सरकार को उसको वैसे भी पैसे देना ही है, उसकी जिम्मेदारी बनती है, सो दैट इज अ कंपेंसेशन। उस केस में ऑब्वियसली उसको रेम्यूनरेटिव पोस्ट नहीं माना जाएगा, आर्टिकल 361 बी में कहा गया है, बाकी केसेस में कहा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑफिशियली चैप्टर कंप्लीट होता है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके साथ में जाते जाते डिस्कस करना चाहता हूँ, बिकॉज हो सकता है आपकी ये ऐतिहासिक नॉलेज को एनहेंस करेंगे। एक स्टेटमेंट है दोस्तों कि एंटी डिफेक्शन लॉ इज इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन द फैब्रिक ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बाय कर्बिंग अनप्रिंसिपल्ड प्लस अनएथिकल पॉलिटिकल डिफेक्शंस। तो ये अगर कोई आपसे सवाल में पूछे, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्पेसिफिकली स्टेटमेंट उसके लिए मैंने लिखी है, कोई पूछे कि एंटी डिफेक्शन लॉ का सार बताइए, समरी बताइए कि उसको क्यों लाया गया, पर्पस क्या है उसके पीछे लाने का, तो ये आपका आंसर है कि इट इज इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन द फैब्रिक ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बाय कर्बिंग अनप्रिंसिपल्ड एंड अनएथिकल पॉलिटिकल डिफेक्शंस। राइट, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसका मीनिंग क्या है। इसके बाद दोस्तों जो प्रोविजंस 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में लाए गए हैं उन प्रोविजंस का सोर्स क्या है, इसके बारे में थोड़ी ऐतिहासिक चर्चा मैं आपसे करना चाहूंगा कि भाई 15% पे फिक्स करने के बारे में क्यों सोचा सरकार ने, क्या अचानक से सरकार को सपना आया कि हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे सीलिंग लगा देनी चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों दिनेश गोस्वामी कमेटी थी जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1990 में। ऐसी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 170th रिपोर्ट उसने सबमिट की ऑन रिफॉर्म ऑफ इलेक्टोरल लॉ 99 में। एंड एनसीआरडब्ल्यूसी व्हिच इज द नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द वेंचुरिया कमीशन, उसने 2002 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उन्होंने कहा कि स्प्लिट्स के टाइम पे आप डिफेक्शन के केस में मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई मत करिए। इसीलिए उसके बाद 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ये प्रोविजन डाला गया कि ठीक है स्प्लिट्स के टाइम पे हम जो है मेंबर्स को डिफेक्शन के ग्राउंड्स पर डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। इसके अलावा एनसीआरडब्ल्यूसी यानी कि नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में पूरा एक बहुत ही बड़ा लेक्चर आने वाला है बिकॉज इट इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। मुझे पता नहीं है कि इस पे कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया या नहीं, बट आई थिंक इट इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर और आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो एनसीआरडब्ल्यूसी की रिपोर्ट थी, उसमें उसी में बोला गया था कि डिफेक्टर शुड बी पेनलाइज्ड फॉर हिज एक्शन बाय डिबारिंग हिम फ्रॉम होल्डिंग एनी अदर ऑफिस एज मिनिस्टर रेम्यूनरेटेड पॉलिटिकल पोस्ट। तो अभी मैंने आपको बताया कि एमपी एमएलए को डिस्क्वालीफाई फ्रॉम होल्डिंग एनी रेम्यूनरेटिव पोस्ट किया जाता है, तो ये कहाँ से आया, अगेन एनसीआरडब्ल्यूसी के रिकमेंडेशन से आया। और एनसीआरडब्ल्यूसी आल्सो ऑब्जर्व्ड एब्नॉर्मली लार्ज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बीइंग कॉन्स्टिट्यूटेड वेरियस गवर्नमेंट सेंटर एंड स्टेट्स। तो ये सारी चीजें भी एनसीआरडब्ल्यूसी ने ही ऑब्जर्व की और उसके बाद उसने रेकमेंड किया था कि 10% को आप मैक्सिमम रखिए मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ को एट 10% ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। तो बाद में थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स करके कॉन्स्टिट्यूशन ने उस सीलिंग को 15% पे फिक्स कर दिया। ये कुछ रिकमेंडेशन है जो कमीशन ने दिए थे। मुझे लगता है कि ऐतिहासिक हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा पता होना चाहिए और आइडिया होना चाहिए, ताकि अगर आंसर लिखना हो तो आप अपने आंसर को और खूबसूरत कर सकें। सो इसी के साथ दोस्तों आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा। एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूँगा कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें। इंटरेस्टिंग है, छोटा है और करंट सिनेरियो से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट भी है। सो आई होप आपको लेक्चर में मज़ा आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टेक केयर एंड प्लीज़ डू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड सपोर्ट द एंड बाय pressing the red subscribe button. Goodbye and thank you.